गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था, साथ ही उच्चतम न्यायालय से संबंधित विभिन्न उपबंधों, न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शपथ, पदावधि एवं महाभियोग के संबंध में पढ़ा। साथ ही हमने तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में भी पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जिन्हें हम मुख्य रूप से मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार एवं के रूप में बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अभिलेख न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से भी सुसज्जित है। साथ ही वह संविधान का संरक्षक भी है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है, और इसके अतिरिक्त भी उसे कई शक्तियां प्रदान की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार जो है वह एक ऐसा क्षेत्राधिकार है जिसके अंतर्गत कार्यवाही करने का जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को ही है। इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अभिप्राय उस प्रकार के अभियोगों से है जिन्हें सामान्यतया उच्चतम न्यायालय में ही आरंभ किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के वाद आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भारत सरकार अथवा एक या एक से अधिक राज्य का कोई मामला हो, या फिर एक और भारत सरकार या अन्य एक से अधिक कोई राज्य हो या एक राज्य हो, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य का कोई भी विवाद हो। तो यदि इस प्रकार के कोई विवाद हैं तो उनकी जो सुनवाई होगी वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। तो ऐसे में मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अभिप्राय यह है कि ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे विवाद या अभियोग आते हैं जिनकी जो शुरुआत होती है वो निचली अदालतों में होती है, लेकिन उनके निर्णय के प्रति सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः नीचे से चलते हुए ये मामले ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत संवैधानिक मामले, दीवानी या सिविल मामले, फौजदारी या दंडिक मामले और विशेष अपील सुनने के अधिकार को शामिल किया गया है। इनमें जो संवैधानिक मामले हैं, संवैधानिक मामलों का अभिप्राय यह होता है कि कोई ऐसा विवाद या कोई ऐसा प्रश्न हो जो संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित हो, तो ऐसे में इसकी सुनवाई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 132 में मिलता है। इसी के साथ दीवानी जो मामले हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 133 में मिलता है। इसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फौजदारी और दांडिक मामलों में भी ऐसा ही है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 134 में मिलता है, और साथ ही विशेष अपील सुनने का अधिकार जिसका उल्लेख संविधान 136 में है। ये समस्त जो मामले हैं ये समस्त अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है वह भी सर्वोच्च न्यायालय का एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है। यदि आप सामान्य अर्थों में समझें तो जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रश्न पर, चाहे वो संविधान से संबंधित मामला हो सकता है या अन्य किसी प्रकार का मामला हो सकता है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी जाती है। ये जो सलाह होती है ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए देना बाध्यकारी होता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को माने या न माने ये एक अलग बात है। जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख संविधान के 143 में मिलता है, अनुच्छेद 143 में मिलता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम
न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे किसी भी मामले पर परामर्श कर सकता है। जब राष्ट्रपति वैधानिक परामर्श के लिए कोई विषय भेजता है तो न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की जो या 5 न्यायाधीशों से मिलकर जो बेंच बनती है वो उस मामले पर निर्णय करती है। और उच्चतम न्यायालय, जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय जो भी सलाह देता है राष्ट्रपति को उसको मानना जो है वो बाध्यकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं अभिलेख न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। उच्चतम न्यायालय जो है वह अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है एवं उसके जो समस्त निर्णय रहे हैं उन्हें साक्ष्य के रूप में भी माना जा सकता है और इसका उल्लेख 129वें अनुच्छेद में मिलता है और साथ ही न्यायालय को अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है। अब हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की एक काफ़ी विशिष्ट एवं विशिष्ट शक्ति है जिसने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को काफ़ी विस्तार दिया है। सामान्य शब्दों में आप यदि देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश जो है यदि वह संविधान की भावना के विपरीत है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है एवं संविधान के विपरीत पाए जाने पर उसे रद्द या उसके किसी विशिष्ट भाग को रद्द भी कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से न्यायालय ने समय समय पर एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है और कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंध में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है उसका निराकरण भी किया है। इसे हम आने वाले अध्यायों में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका या जो कोर्ट है वो क्या क्या करता है। यदि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका जो है अपने दायित्वों का निर्वहन संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर न्यायालय जो है उन्हें अवैध घोषित कर सकता है या फिर ऐसा कोई भी प्रावधान जो इनकी तरफ से आता है यदि वे किसी भी प्रकार से संविधानों के प्रतिकूल है तो न्यायालय उन्हें रद्द कर सकता है। संविधान के रक्षक के साथ साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त है और जैसा कि हम मूल अधिकारों में पढ़ चुके हैं कि जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु रिट्स जारी करने का अधिकार है और इस हेतु 5 प्रकार की जो रिट्स हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा महत्वपूर्ण हैं जो समय समय पर या जो किसी भी प्रकार का मामला होता है तो उसके संबंध में जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियां भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत के सभी न्यायालयों का निरीक्षण करने और उनके मैनेजमेंट को बेटर बनाने के लिए या ये कहें कुशल प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार रखता है। वह सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सहायता ले सकता है और उच्चतम न्यायालय विधि विशेषज्ञों के लिए भी उचित नियम बना सकता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को तभी अपदस्थ कर सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे प्रमाणित कर दे। उच्चतम न्यायालय जो है वो कोई भी मामला जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है उसे अपने पास मंगवा कर उसका निपटारा कर सकता है या किसी विषय को एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के विषय में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर में हम उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।